करियर काउंसलिंग ऑन नॉर्सेट। तो हम देख लेंगे नॉर्सेट में क्या होगा, नॉर्सेट क्या है और कैसे नॉर्सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है इन डिटेल। हम स्टार्ट करेंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नॉर्सेट, शायद आप लोगों को पता होगा नॉर्सेट क्या है और ये कब से स्टार्ट हो गया। समथिंग 2020 से नॉर्सेट स्टार्ट हो गया है ना। 2020 के पहले 2019 में कंबाइंड एम्स जैसे एक एग्जाम हुआ था। 4 और 5 एम्स हॉस्पिटल के लिए जो कॉमन रिक्रूटमेंट किया है। फिर उसी के बाद फिर नॉर्सेट जैसे कंसेप्ट आया है। और नॉर्सेट में जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, जो एम्स हॉस्पिटल्स हैं, सारे एम्स हॉस्पिटल का जो स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट यही करेगा, नॉर्सेट से थ्रू फुलफिल करेंगे। और आगे फिर इनिशियली वो ज्यादा एम्स, है ना, सारे एम्स हॉस्पिटल को फोकस कर रहा था। बट आजकल अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स का भी जो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज नॉर्सेट से थ्रू फुलफिल कर रहा है। तो स्कोप ऑफ नॉर्सेट फॉर नर्सेस क्या है? इट एम्स नॉर्सेट is the largest centralized recruitment examination for nursing officers in India। तो हमारा कंट्री में ये लार्जेस्ट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है आजकल। लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स इन इंडिया। Recent NORCET cycles have included 26 participating institutions or institutes, making it one of the most significant career pathway for nurses। ठीक है। तो आजकल 26 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट नॉर्सेट से थ्रू फुलफिल कर रहा है, उसमें 16 एम्स हॉस्पिटल्स हैं और एडिशनली अनदर 10 प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आएगा। 16 एम्स के अंदर जितना भी एम्स हॉस्पिटल जो फंक्शनिंग है, जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट होना है, वो तो सारे नॉर्सेट से थ्रू होगा। मतलब जितना भी है, अभी कुछ न्यू एम्स हॉस्पिटल्स बना रहे, शायद रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है और स्टार्ट नहीं होगा, बट बाद में फ्यूचर में उसको भी ऐड करेंगे नॉर्थ सेट के अंदर। और अदर सेंट्रल हॉस्पिटल्स इंक्लूड्स सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, चिपमर पौंडीचेरी, कारेकल यानम, एंड एनआईटीआरडी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, सीआईपी रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची। ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसका भी जो नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आजकल नॉर्सेट से थ्रू चल रहा है। तो मतलब नॉर्सेट में आजकल जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसका जो वैकेंसीज फुलफिल कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आउटसाइड नॉर्सेट। देखो मैंने अभी नॉर्सेट का बात किया है, नॉर्सेट के अंदर वो सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आउटसाइड ऑफ नॉर्सेट काफी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट अभी भी नॉर्सेट के बाहर चल रहा है। मे बी फ्यूचर में ये सारे वैकेंसीज भी नॉर्सेट के अंदर आने का चांस है, देख लेंगे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का तो मैंने बात किया है, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। बट अभी भी ईएसआईसी का जो अदर वैकेंसीज सेपरेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रहा है। आरआरबी का जो नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी अभी भी सेपरेट कंडक्ट कर रहा है, वो जोन वाइज वैकेंसीज आएगा, उसका सेपरेट एग्जामिनेशन चल रहा है। और पिकमर का जो है वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अभी भी वो सेपरेट एग्जामिनेशन चल रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीएचयू का सेपरेट एग्जामिनेशन चल रहा है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एसजीपीजीआई, उसका भी जो वैकेंसी सेपरेट आएंगे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस और निमहांस बैंगलोर, उसका भी जो वैकेंसी सेपरेट आ रहा है, बट अभी निमहांस का तो थोड़ा टाइम हो गया। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और एमएनएस, उसका भी सेपरेट वैकेंसीज आएंगे। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एससीटी आईएमएसटी त्रिवांद्रम में है। ये सारे हॉस्पिटल्स का जो वैकेंसी अलग अलग टाइम में आएगा।
जरूरी नहीं है 6 मंथ में आना है और 1 ईयर में आएंगे, बट कभी कभी जो वैकेंसीज आएगा वो भी एडिशनल वैकेंसीज हैं। जितना नॉर्सेट में आएगा उससे आगे एक्स्ट्रा एडिशनल वैकेंसीज ये सारे एग्जाम से थ्रू भी चल रहा है। मतलब हर साल में 1 और 2 एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली ये जो लिस्ट में तो होगा। कभी जो रेलवे का होगा, नहीं तो ईएसआईसी का होगा, नहीं तो बीएचयू का होगा, नहीं तो निमहांस का होगा, नहीं तो एससीटी का होगा, कभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का होगा। वो तो हर साल में नहीं होगा, मे बी 3-4 साल में एक बार तो चल रहा है। तो जैसे चल रहा, दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड नॉर्सेट जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अभी देखो वैकेंसी ट्रेंड कैसे चल रहा है। जो वैकेंसीज हमको पता है, सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी नॉर्सेट से थ्रू आएगा। नॉर्सेट 6-7 से 6 और 2024 से मैंने अभी जो लिस्ट में रखा है, 2006 से ये फायदा है कि बाई एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा है, ईयरली 2 टाइम्स चल रहा है। अप्रैल मंथ और सितंबर मंथ में आजकल नॉर्सेट एग्जाम चल रहा है। तो 6 मंथ में इंटरवल में नॉर्सेट एग्जाम्स चल रहा है। और वैकेंसीज भी थोड़ा बहुत कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। 2024 में दोनों मिला के समथिंग 3,000 वैकेंसी आया था। 3,000 वैकेंसी आया था 2024 में। बट वो 25 में 5,000 के ऊपर चले गया, 5,500 के ऊपर चले गया। 3,600 वैकेंसी सिर्फ नॉर्सेट 9 में आया है। अनदर 2,245 नॉर्सेट 8 में आया है। दोनों एग्जाम 2025 में कंडक्ट किया है। ओवर 5,500 वैकेंसी आया है दोनों मिला के। 5,800 समथिंग आया है। और नॉर्सेट 10 अभी लास्ट जो नॉर्सेट हुआ था अप्रैल मंथ में, वो भी वैकेंसी काफी है, 2,779 वैकेंसीज आया है। और अभी आने वाला जो नॉर्सेट है ना 2011, सॉरी नॉर्सेट 11, और आगे सितंबर में हो सकता है डेट आने वाला है, उसमें भी 2,500 प्लस वैकेंसीज का पॉसिबिलिटी है। तो मतलब इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे कि 5,000 प्लस वैकेंसी थ्रू नॉर्सेट चल रहा है। ये तो काफी वैकेंसी है ना। पुराना टाइम से कंपेयर करेंगे, है ना, 2018 के पाले का सिचुएशन अगर देखेंगे सोचेंगे, और मे बी 2020 के पाले सोचेंगे, तो अलग अलग एम्स का जो सेपरेट वैकेंसी आएगा, सारे मिला के 1,000 वैकेंसी जैसे कुछ होगा। और कभी कभी उतना भी नहीं है। बट आजकल देखो हर साल में 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज आ रहा है सिर्फ नॉर्सेट से थ्रू। अनदर 500 to 1,000 वैकेंसी जो अदर नॉन अदर इंस्टीट्यूट्स है, जो हॉस्पिटल्स हमने डिस्कस किया था, जैसे बीएचयू जैसे, एनआरआरबी जैसे, ईएसआईसी जैसे, एग्जाम से थ्रू अनदर 500 to 1,000 वैकेंसीज वो भी हर साल में चल रहा है। मतलब सारे मिला के नियरली 6,000 तक वैकेंसी आजकल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है, ये तो नंबर काफी है। अदर हम प्रोफेशन का जो वैकेंसी इसके हिसाब से देखेंगे, नर्सिंग प्रोफेशन में आजकल सबसे ज्यादा जो वैकेंसी चल रहा है, जो प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से सोचेंगे तो। ठीक है। Norset vacancies have shown a consistent increase over the years, highlighting growing opportunities for aspiring nursing officers in central government institutions. Now, eligibility criteria. What are the eligibility criteria? Now, AIMS Norset eligibility criteria. So we know that nationality Indian citizen को सिर्फ नॉर्सेट अपीयर कर सकता है। अदर अदर नेशंस में और अदर अदर कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं और स्टडी इंडिया में किया है, तो जैसे एग्जाम्पल लाइक नेपाल, है ना, उन लोगों का यहाँ स्टडी होगा काफी जो जगह से, भूटान से काफी लोग है ना पढ़ने के लिए यहाँ आ रहा है, नर्सिंग पढ़ने के लिए, और अदर कंट्री से भी आएंगे। बट यहाँ पढ़ाई करेंगे तो भी उनको यहाँ का जो नॉर्सेट एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी नहीं है। और क्वालिफिकेशन, वी ऑल नो दैट बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए। इधर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री होना चाहिए। अगर बीएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिग्री है तो ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी एग्जाम आएंगे, मतलब नॉर्सेट ऑन द नेक्स्ट डे अगर नॉर्सेट एग्जाम आएंगे तो भी एग्जाम दे सकता है। ठीक है।
और जीएनएम में, और अगर जनरल नर्सिंग किया है, जीएनएम प्लस 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इन अ 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर ऑब्टेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। जीएनएम, अगर जीएनएम किया है प्लस 2 year ऑफ एक्सपीरियंस in a 50 bedded hospital after obtaining the essential qualification and registration। तो जीएनएम वालों का यही है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन 2 year का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो बेटर क्या करना है जीएनएम वालों को, अगर जीएनएम कंप्लीट हो गया, इमीडिएटली क्या करना है, पोस्ट बीएससी करना है ना, पोस्ट बीएससी करना है। तो यही ज्यादा बेटर होगा जीएनएम वालों के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का जरूरी नहीं है। नाउ रजिस्ट्रेशन, registration is compulsory or mandatory before before applying। जो नॉर्सेट नॉर्सेट का अगर डेट आ गया, एप्लीकेशन डालने का टाइम हो गया, वो एप्लीकेशन डालने के पहले उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर एक दिन पहले आया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हम करेगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, और एज लिमिट, अभी देखो एज लिमिट क्या है, 18 to 30 years है। मिनिमम ईयर का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 18 ईयर के पहले कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करेगा ना, उसके पहले कोर्स कंप्लीट होने का कोई चांस ही नहीं है। और आगे अपर एज लिमिट क्या रखा है, 30 years रखा है। अपर एज लिमिट क्या होगा, 30 years का होगा। 30 years का होगा अपर एज लिमिट। बट ये जो अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन रखा है। रिलैक्सेशन में क्या है, ओबीसी में 3 साल का एडिशनल है ना एज रिलैक्सेशन होगा, मतलब 33 year तक होगा। मतलब ओबीसी वालों को 33 year तक एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर SC ST है तो एडिशनल 5 year मिलेगा एज रिलैक्सेशन, तो 35 year तक होगा। ठीक है, 35 year तक आएंगे। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और PWBD कैटेगरी है, मतलब डिसेबल है, हैंडीकैप, वो जो कैटेगरी में 10 year का मिनिमम, 10 year मिनिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर PWBD कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी है तो उनको 30 year के जगह में 40 year तक मिलेगा। अगर वो डिसेबल डिसेबल इंडिविजुअल, वो डिसेबल कैंडिडेट अगर ओबीसी है तो +3 और मिलेगा, मतलब 43 year तक आएगा उनका जो टाइम लिमिट, एज लिमिट। अगर वो SC ST है, डिसेबल है, एडिशनली SC ST कैटेगरी है, तो 45 year तक मिलेगा। तो जैसे एज रिलैक्सेशन भी रखा है। ठीक है, दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और कुछ, और कुछ नो सर। जी। तो ये तो क्लियर है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे कुछ कंफ्यूजन्स तो नहीं आएगा ना। नो सर। जी। नाउ एम्स नॉर्सेट सिलेबस, जो प्रेजेंट सिलेबस का बात कर रहे हैं, प्रेजेंटली क्या चल रहा है। तो वी ऑल नो दैट नॉर्सेट में आजकल 2 stages में एग्जामिनेशन चल रहा है। देर इज अ स्टेज 1 एग्जामिनेशन एंड अ स्टेज 2 एग्जामिनेशन। स्टेज 1 भी है, स्टेज 2 भी है। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होगा एमसीक्यूज, और उसके लिए 90 मिनट्स मिलेगा। 100 MCQs 90 मिनट्स, और उसमें 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। 20 क्वेश्चंस का ईच सेक्शन चल रहा है, 20 20 क्वेश्चंस का 5 सेक्शन, और हर सेक्शन में 18 मिनट्स का टाइम रखा है। मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं है, समथिंग 54 सेकेंड कुछ है ना, 54 55 सेकेंड कुछ मिलेगा 1 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, उतना ही टाइम है। तो ये सेक्शन कंप्लीट करना है, 5 सेक्शन कंप्लीट करना है, 20 क्वेश्चंस का एक सेक्शन होगा। ऑटोमेटिकली हर सेक्शन के बाद वो सेक्शन लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेकंड सेक्शन और अनदर सेक्शन अनलॉक हो जाएंगे। मतलब वो 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगर हमने किया नहीं है, फिर आगे बाद में वो क्वेश्चन अटेंड करने का कोई चांस नहीं है ना। वो सेक्शन कंप्लीट होने के पहले उसका सारे क्वेश्चन अटेंड करना है।
ठीक है। और स्टेज वन और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड होगा, और अनदर 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होगा रिमेनिंग 20। और ये जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में समथिंग अराउंड 5 मार्क जीके से रिलेटेड होगा, 5 मार्क करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, 5 मार्क मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, और 5 मार्क्स रीजनिंग रिलेटेड होगा। तो ये जो पैटर्न में चल रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो आ सकता है। इस पैटर्न में चल रहा टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। दिस इज अबाउट स्टेज वन। अभी स्टेज वन और इवन स्टेज टू में माइनस मार्किंग चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी चल रहा है। तो कितना नेगेटिव मार्किंग होगा? 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3, 1/3 इन द सेंस एवरी 3 रॉन्ग आंसर्स 1 मार्क माइनस हो जाएगा। उसके हिसाब से माइनस मार्किंग चल रहा है। तो मतलब सारे क्वेश्चन हमको अटेंड नहीं करना है। अगर हमको आंसर बिल्कुल पता नहीं है, क्वेश्चन अननोन है, तो डेफिनेटली लीव करना है, लीव करके जाना है। नाउ अनदर वन इज स्टेज टू। तो स्टेज टू क्या है? इट्स मेन एग्जामिनेशन। अभी देखो स्टेज वन में कितना रिक्रूट होगा, कितना को सेलेक्ट करेगा। स्टेज वन में कितना सेलेक्ट होगा? देखो अगर वैकेंसी सोच लेना 2000 है, 2000 वैकेंसी है, तो स्टेज वन का सिलेक्शन ऐसे चल रहा है कि 5 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। 2000 × 5, तो अनदर 10,000 को सेलेक्ट करेगा मेन एग्जामिनेशन में। यहाँ जरूरी नहीं है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो रैंक वन में आया है ना, फर्स्ट रैंक में जो आया है, नॉट कंपल्सरी उनको सिलेक्शन मिलना है ना। प्रिलिमिनरी में अगर फर्स्ट रैंक में आ गया तो जरूरी नहीं है उनको सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है। तो सिलेक्शन हमेशा होगा मेन एग्जामिनेशन का जो रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्टेज टू मेन एग्जामिनेशन होगा एट प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। 160 एमसीक्यूज चल रहा है, उसके लिए 180 मिनट्स रखा है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा रखा है, बट 160 क्वेश्चंस है। 180 मिनट्स रखा है। वो 160 क्वेश्चंस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। वी हैव 4 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस ईच। 40 क्वेश्चंस का 4 सेक्शन है, टोटल 160 एमसीक्यूज। ये 40 क्वेश्चंस अटेंड करने के लिए हर सेक्शन में 45 मिनट्स मिलेगा, मतलब 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब स्टेज वन से कंपेयर करेंगे तो स्टेज टू में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। बट स्टेज टू में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होगा, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस होने का चांस है, थोड़ा सा ज्यादा है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने का चांस है स्टेज टू में। तो स्टेज टू में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है। और हमारा सिलेबस क्या है? एंटायर सिलेबस फ्रॉम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करिकुलम। मतलब बीएससी नर्सिंग करिकुलम में आईएनसी नर्सिंग का जो सिलेबस है ना, उसमें जो भी टॉपिक दिया है, जो भी सब्जेक्ट है, सब कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे नॉर्सेट के लिए कोई सेपरेट सिलेबस बोला नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं तो ये सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएंगे। जैसे है ना, सीएचओ एग्जाम में तो थोड़ा बहुत ऐसे ही बोला है ना, थोड़ा सा कैटेगराइज करके जो मार्क्स का बोला है कि कितना कितना मार्क्स आएंगे हर एक सेक्शन से। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम एनीवेयर, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। बट जनरली स्टेज टू में नर्सिंग रिलेटेड है, जो कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो फंडामेंटल मेडिकल, सर्जिकल, साइकियाट्री, ओबीजी, पीडियाट्री जैसे एरिया से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है। और फाइनल मेरिट और मेरिट लिस्ट बना देंगे, और फाइनल रैंक लिस्ट बना देंगे बेस्ड ऑन द स्टेज टू परफॉर्मेंस। तो स्टेज टू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फाइनल रैंक बना देंगे, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और नीड टू प्रैक्टिस रेगुलरली, एंड टाइम मैनेजमेंट इज फॉर सक्सेसफुल प्रिपरेशन। हम आगे देख लेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए नॉर्सेट में। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस होना है, और टाइम मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हमको अटेंड करना है। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, तो क्वेश्चंस मिस हो जाएगा, तो फिर हमारा पॉसिबिलिटी उतना कम हो जाएंगे। ठीक है।
दिस अबाउट मेजर सिलेबस। अभी हम देख लेंगे हाई वेटेज टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट। नॉर्सेट में हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है, नहीं तो कौन सी एरिया को ज्यादा फोकस करना है। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना ही एरिया से आएगा, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट एरिया, लिटिल हायर इंपॉर्टेंस है। बट अदर टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट, अदर सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। बट प्रेजेंट एग्जाम पैटर्न में अभी का जो नॉर्सेट का जो ट्रेंड है ऐसे है कि फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी रीजन ट्रेंड ऐसे ही है, हमको बोल नहीं सकता कि आगे नेक्स्ट नॉर्सेट में यही ट्रेंड होगा, होना है। हमको इवन इवन ये भी पता नहीं है कि सिलेबस वही होगा, जो मार्किंग स्कोरिंग पैटर्न वगैरह वही होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा है कि वो 2-3 बार चेंज कर चुका है ना। पहले एक ही एग्जाम चल रहा था 200 में, उसके जगह में अभी स्टेज 1-2 कर दिया। और इवन स्टेज 1-2 करने के टाइम में पहले 100 मार्क्स का चल रहा था इनिशियली, वो फिर चेंज करके 160 का बनाया। तो कुछ भी है ना, चेंजेस हो सकता है आगे भी, वो बोल नहीं सकता है। ठीक है, ये नॉर्सेट वालों ने बोला भी नहीं है कि ऐसे ही होगा हमेशा। बट अभी प्रेजेंट ट्रेंड ऐसे ही कि फंडामेंटल्स और नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। उसके बाद फिर ऑब्स्टेटिक्स से आएंगे, फिर पीडियाट्रिक्स से आएंगे, फिर कम्युनिटी हेल्थ से आएंगे, और फार्माकोलॉजी से आ रहा है, मेंटल हेल्थ से आएंगे, मैनेजमेंट होगा, फिर एजुकेशन, रिसर्च, है ना, जेनेटिक्स, सोशियोलॉजी, जैसे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होगा, डेफिनेटली इन्फेक्शन कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। इन्फेक्शन कंट्रोल, आईवी फ्लूइड्स, फ्लूइड कैटेगरी, वो सारे चीज है ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, वो सारे चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मुलेशन वगैरह क्या है, कितना है। सीपीआर इज एन इम्पोर्टेंट एरिया, जितना भी अपडेशन आया आया है, लेटेस्ट अपडेशन, सब कुछ पता होना चाहिए सीपीआर से। और नर्सिंग प्रोसेस इज आवर फाउंडेशन, हमारा बेस है, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगा ना प्रायोरिटी। देखो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है। प्रायोरिटी क्या होगा, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, स्पेशली जो स्टेज 2 एग्जाम में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सबसे ज्यादा। वो प्रायोरिटी हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन द नर्सिंग प्रोसेस, है ना। इसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्रोसेस के हिसाब से क्या है, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। उसके अंदर हम दो चीज को फॉलो करने, तो थियरी है फॉलो करने के लिए। एक जो है हमारा सीएबी, सीएबी को कंसिडर करना है। और अनदर वन इज व्हाट, दूसरा क्या है, जो प्रायोरिटी के लिए हायरार्की। क्या हायरार्की है, अरे हायरार्की क्या है, जो नीड्स का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लोस वाला। हायरार्की, मास्लोस हायरार्की, वही है ना। हायरार्की ऑफ नीड के हिसाब से हमने प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करेगा, जो फिजियोलॉजिकल नीड हमारा फाउंडेशन है ना। तो सबसे पहले जो कौन सी चीज हम कंसिडर करेगा, हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंसिडर करेगा। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, है ना, जैसे ही लव बिलोंगिंग्स, इसी पैटर्न में जाना है। एनीवे, नर्सिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। बट डायरेक्टली नर्सिंग प्रोसेस के अंदर से क्वेश्चन आना है जरूरी नहीं है कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, है ना, प्लानिंग क्या होगा, जैसे नहीं होगा। उसके उससे रिलेटेड टॉपिक्स है जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एसिड बेस्ड बैलेंस, पीएच, एनासिडोसिस, अल्कलोसिस, वो सारे चीज। और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इन्फेक्शन कंट्रोल। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ईसीजी आजकल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है हर एग्जाम में। आजकल अभी रीसेंट ट्रेंड ऐसे है कि हर एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू ईसीजी। अभी लास्ट एग्जाम्स में भी हुआ था। और एमआई, स्ट्रोक, शॉक, बर्न्स, बर्न्स वगैरह जो कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। शॉक में भी ऐसे ही है फ्लूइड रिससिटेशन वगैरह कैसे होना है, वेंटिलेटर केयर, ऑक्सीजनेशन, एबीजी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, एबीजी एनालिसिस।
और रीनल फेलियर, डायबिटीज। बाकी जो मेडिकल डिसऑर्डर्स तो काफी है, कुछ भी आ सकता है। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट एरिया को मेंशन किया है। और ऑब्स्टेटिक्स में क्या होगा, ऑब्स्टेटिक्स में पार्टोग्राफ इंपॉर्टेंट है। पीपीएच इज एन इम्पोर्टेंट एरिया, पोस्टमार्टम हेमरेज, है ना। रीसेंट एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आया है। एक्लाम्सिया, प्री एक्लाम्सिया इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटा प्रीविया और एंटीपार्टम हेमरेज इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। और प्रेगनेंसी रिलेटेड, प्रेगनेंसी साइंस, है ना, वो सारे चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और लेबर, लेबर रिलेटेड मैकेनिज्म, कॉम्प्लिकेटेड, वो सारे चीज तो जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज है। और पीडियाट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है नियोनेटल रिससिटेशन। रेगुलरली क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू नियोनेटल रिससिटेशन। इम्यूनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चंस आएंगे। इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जैसे हर अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। और कम्युनिटी हेल्थ में क्या होगा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ टू मंथ, है ना, जो डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे चीज डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही है। और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सब कुछ। और कम्युनिटी हेल्थ में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। वैक्सीन कोल्ड चेन इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। एपिडेमोलॉजी, और एपिडेमोलॉजी के अंदर बहुत टर्मिनोलॉजीज है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, वो भी अन इम्पोर्टेंट एरिया है। और फार्माकोलॉजी आजकल रेगुलरली काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम भी 10-15 क्वेश्चंस कुछ आया था फाइनल एग्जाम में रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, है ना। उसके अंदर डेफिनेटली सारे ड्रग्स, मेडिकेशंस, उसका फंक्शन, इंडिकेशंस, मैकेनिज्म क्या है, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो सारे चीज इंपॉर्टेंट है। डोज। बट, है ना, डोसेज, स्पेशली इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, emergency drugs is an important area, emergency drugs like adrenaline, है ना, adrenaline हो गया। और डिकॉक्सिन, एट्रोपिन। डिकॉक्सिन हो गया। एट्रोपिन, अट्रोपिन हो गया, है ना। और नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। और क्या है, डेरिफिलिन हो गया, एमजीएसओ, डेरिपिलिन हो गया। हाँ डेफिनेटली MgSO4 हो गया, पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो जैसे काफी जो मेडिकेशंस है, लासिक्स हो गया और फ्रुसमाइड, these ऑल इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस हैं। ठीक है, तो जैसे मेडिकेशंस का ये सारे इमरजेंसी मेडिसिन जितना भी है, उसका डोसेज कैसे चल रहा है, वो कैसे देना है, कैसे डाइल्यूट करना है ना। फ्लोराइड कैसे होगा, किस में डाइल्यूट करेंगे, उसका इंडिकेशंस क्या है, साइड इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होगा, एंटीडोट्स क्या है, तो सब कुछ पता होना चाहिए बहुत डिटेल में, हर एक, है ना, पॉइंट्स, जो मेडिसिन, ये सारे मेडिकेशन रिलेटेड एग्जाम के पहले क्लियर होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। और एंटीडोट, जितना भी मेडिकेशन है उसका एंटीडोट क्या है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। इवन डेफिनेटली उसके अंदर साइकेट्रिक मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक मेडिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। और ऑब्स्टेटिकल और गायनेकोलॉजिकल मेडिकेशंस इज एन अनदर इम्पोर्टेंट एरिया। तो जैसे काफी मेडिकेशंस है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चंस आएंगे। और मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्किजोफ्रेनिया, क्योंकि स्किजोफ्रेनिया मेंटल हेल्थ में ऑलमोस्ट 25% यही कंडीशन कवर करेगा ना। यस सर। स्किजोफ्रेनिया के अंदर सारे साइकेट्रिक सिम्टम्स है ना। साइकेट्री के अंदर हमने जो सिम्टम्स वगैरह पढ़ाई किया है, टर्मिनोलॉजीज, ऑलमोस्ट सारे चीज इसके अंदर आएंगे। फिर आगे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसीज, तो जैसे इंपॉर्टेंट अगेन साइकेट्रिक मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। ईसीटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है। और इवन थेरापीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहा है, साइकोथेरापी रिलेटेड अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस तो चल रहा है। और मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप, क्वालिटी एश्योरेंस, NABH, स्टाफिंग पैटर्न, लीडरशिप और मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल जैसे एरिया है ना। और स्टाफिंग पैटर्न, वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग पैटर्न की रेशियो वगैरह कितना है, काफी क्वेश्चंस आ रहा है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड, ठीक है। और NABH से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और आगे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, रिसर्च भी है सब्जेक्ट में, अनदर सब्जेक्ट है ना, रिसर्च है।
तो रिसर्च रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें, पॉपुलेशन से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, है ना, और टाइप ऑफ रिसर्च रिलेटेड होगा। वो तो जैसे काफी जो एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी जैसे एरिया, तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और फिर आगे जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से भी रेगुलरली वन क्वेश्चन तो आ रहा है मैक्सिमम, वो है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन, क्रोमोसोमल abnormality जैसे एरिया से क्वेश्चंस आएंगे। और इवन कभी कभी सोशियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। सोशियोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन तो देखा है फैमिली एंड मैरिज, है ना। फैमिली और मैरिज रिलेटेड टॉपिक है ना, उसमें अलग अलग टाइप ऑफ फैमिलीज है और अलग अलग टाइप ऑफ मैरिजेस होगा, उसका क्लासिफिकेशन, वो सारे चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और न्यूट्रिशन भूल गया था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने का चांस है, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, विटामिन मिनरल्स रिलेटेड, उसका विटामिन का जो डेफिशिएंसी है ना, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डेली रिक्वायरमेंट, वो सारे चीज। ठीक है। और कुछ बचा है। फिर डेफिनेटली कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस वो भी हमको कवर करना है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर रिलेटेड, लास्ट टाइम जो दो क्वेश्चन आया था ना, लास्ट यूनिवर्सिटी में आया था ना क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड, आया था ना एक दो क्वेश्चन। और Yes. रेयरली इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन भी है, क्योंकि Yes. है ना, ये सारे चीज हमारा हमारा जो नर्सिंग सब्जेक्ट में चल जनरल रहा स्टडी, है ना। जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी नहीं, हमारा नर्सिंग सिलेबस में है ना ये सारे सब्जेक्ट, वो जैसे चल रहा है। यस सर, सिलेबस। जी। दिस इज अबाउट वेटेज, हाइट वेटेज टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट। प्रेजेंट प्रायोरिटी ऐसे चल रही कि फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो आएगा, मतलब फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वो कंबाइंड है ना। मेजोरिटी केसेस में ऐसे कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। प्रायोरिटी क्या है, वो तो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी है और जो मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड भी होगा। तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन स्पेशली फाइनल एग्जाम में, स्टेज 2 एग्जाम्स में मैक्सिमम ये दो एरिया से आजकल प्रेजेंट ट्रेंड ऐसे ही है कि फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रीसेंट एग्जाम्स में वो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और एडिशनली थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजी का क्वेश्चंस आ रहा है। फिर ऑब्स्टेटिकल गायनेकोलॉजी चल रहा है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहा है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्वेश्चन आएंगे, और मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन आएंगे। तो दीज आर द कोर नर्सिंग सब्जेक्ट। इतना हमारा कोर नर्सिंग सब्जेक्ट है, वो सारे कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 5 स्पेशलिटी, एडिशनली फंडामेंटल एंड फार्माकोलॉजी, 5 स्पेशलिटी है, और एडिशनली नर्सिंग फाउंडेशन एंड फार्माकोलॉजी। इतना एरिया हमको कवर करना है। ठीक है। फिर आगे मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, फिर अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एजुकेशन, जेनेटिक्स, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, तो वो सारे एरिया भी कवर करना है। मतलब हर एरिया, हर सब्जेक्ट हमको कवर तो करना है। बट ये जो सारे एरिया से क्वेश्चन ज्यादा फाइनल स्टेज 2 में तो नहीं दिख रहा है। स्टेज 2 में मैक्सिमम इतना ही एरिया से क्वेश्चंस आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है। बट स्टेज 1 में मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, हर जगह से क्वेश्चन आ सकता है, आया है स्टेज 1 में। दिस इज अबाउट प्रायोरिटी एरियाज और सब्जेक्ट्स। अभी जो आएगा, एम्स नॉरसेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और नॉरसेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखो हम ऑलरेडी सिलेबस के हिसाब, सिलेबस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस किया है, तो वी नो द सिलेबस। तो क्या होगा, कितना क्वेश्चंस आएंगे, कैसे होगा एग्जाम के जो पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस किया है। नाउ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या होगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना है, और सोल्व
द लास्ट 5 to 10 years ऑफ नॉर्सेट एंड एम्स नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चंस, मतलब जितना भी अवेलेबल है नॉर्सेट में और एम्स के जो पेपर प्रीवियर एग्जाम पेपर्स जितना भी अवेलेबल है, तो वो प्रैक्टिस करना है। उसको थोड़ा बहुत है ना बीच बीच में प्रैक्टिस तो करना होगा। और एडिशनली अदर एग्जाम्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। और अदर देन दैट बाकी जो थियरी है, थियरी तो पढ़ना है। हमने अभी जो डिस्कस किया है वो थियरी का जो डिस्कस किया है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। और रिवाइज एवरी इनकरेक्ट आंसर्स, तो जितना भी इनकरेक्ट आंसर हम है ना हम प्रैक्टिस करने के टाइम में शायद गलत होगा क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, तो क्या है उसको फिर क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। जितना भी आंसर गलत आंसर्स है, रॉन्ग आंसर्स है, उसको थोड़ा रेफर करना है कि क्या है, कहाँ एरर हो गया, मिस्टेक कहाँ हुआ है। ठीक है। और मेंटेन अ नोटबुक ऑफ रिपीटेड कंसेप्ट्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग मेंटेन कर रहा होगा, है ना। जो की पॉइंट्स हमारे पास जो है ऑलरेडी, की पॉइंट्स, की पॉइंट वाला एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो तो की पॉइंट्स का आप लोगों को भी एक मेंटेन कर सकता है ना। मेरा जो की पॉइंट्स मैंने जो बनाया है, मुझे जो लग रहा है, और आप लोगों का प्रिपरेशन के टाइम में आप लोगों को कुछ और लगेगा कि हाँ ये मुझे थोड़ा और बार बार रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक और कंसेप्ट है ना, आपको लग रहा है कि बार बार बीच बीच में रिवाइज करना है जो कंसेप्ट, और क्लियर करना है, तो जैसे टॉपिक का जो की एक, है ना, एक नोटबुक में सेपरेट नोट्स बना देंगे, की पॉइंट्स के एक नोट्स बना देंगे। और डेली प्रैक्टिस तो करना है, प्रैक्टिस डेली एमसीक्यूज, एवरी डे रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। एक दिन का बात नहीं कर रहा है, कभी कभी का बात नहीं कर रहा है, एवरी डे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस डेली एमसीक्यूज। अभी देखो वो प्रैक्टिस करने का टारगेट क्या है, कितना प्रैक्टिस करना है। इनिशियल टाइम में जब हमने स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब क्या है, समथिंग 100 क्वेश्चन भी ठीक है, इवन वी कैन प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस। जब आगे धीरे धीरे आगे हमारा सिलेबस जब कवर होगा, उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इंक्रीज करना है। इट कैन बिकम 150, फिर आगे इट कैन बी अप टू 200। अगर हाफ ऑफ द सिलेबस कवर हो गया तो इवन अप टू 200 तक हमको कवर कर सकता है। फिर बाद में जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, उस टाइम से हमको 300 क्वेश्चंस तक प्रैक्टिस करना है। और अगर हमारा एग्जाम के जो टाइम होने वाला है, तो एग्जामिनेशन के पहले वो नंबर और इंक्रीज करना है, इट कैन बी अप टू 400। और अगर पॉसिबल है तो उससे ज्यादा भी कर सकता है अगर करना है तो जितना ज्यादा अटेंड करेंगे उतना जो बेनिफिट होगा, उतना हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का और अटेंड करने का जो स्पीड बढ़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चनिंग और एग्जाम अटेंड करने का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, डायरेक्टली जाके नॉर्सेट एग्जाम देंगे, तो अब बोलेगा आप, अरे टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो लेंथी क्वेश्चन है जैसे बोलेंगे। तो वो सारे चीज कैसे मैनेज करना है वो हमको समझ में आएगा अगर हम रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे तो। व्हेन यू प्रैक्टिस एन एमसीक्यू, डोंट जस्ट लुक एट व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इज। देखो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या है, सिर्फ करेक्ट आंसर क्या है वो देख के नहीं जाना है। वो तो इम्पोर्टेंट है, मे बी आपको आंसर तो पता होगा, फिर भी आपको आंसर पता है बट उसके अंदर और ऑप्शंस है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो ऑप्शंस क्या है, उसमें क्या होगा, वो ऑप्शंस क्यों गलत हो गया। I read the rationale for why the other three choices are incorrect. तो इवन इनकरेक्ट ऑप्शंस का भी rationals वो भी थोड़ा सा याद करना है, नहीं तो उसका भी rational क्या है वो समझ में आना चाहिए। मतलब ऑप्शंस भी क्या है उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंसी टुडे, सक्सेस टुमारो।
तो एनीवे मैं हर जगह में कंसिस्टेंसी का बात किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विदाउट कंसिस्टेंसी हम वो लेवल तक है ना, सिलेक्शन का लेवल तक नहीं जाएगा। तो कंसिस्टेंट पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे तो वन डे हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा। बट आप सीजनल स्टडी करेंगे, सीजनल इन द सेंस कभी कभी पढ़ाई करेंगे, वन मंथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, टू मंथ है ना फुल हार्ड वर्क करेगा, दिन रात पढ़ाई करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेगा और कुछ पूरा एग्जाम के जो प्रिपरेशन में होगा। एग्जाम हो गया, दूसरा दिन से रेस्ट स्टार्ट हो गया, फिर अनदर 2-3 महीने रेस्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने के बाद फिर आगे सोचेंगे। तो जितना आपने मेहनत किया वो तो सारे चले गया, आपको फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो अगर जैसे सीजनल स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप स्टडी करेंगे कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करेंगे, डेली डेली पढ़ाई करेंगे, एक दिन में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। वन डे यू विल गेट अ सिलेक्शन। तो ये है, दिस इज द रियलिटी। तो प्लान वेल, प्रैक्टिस मोर, परफॉर्म बेटर। वेल प्लानिंग होना चाहिए। वेल प्लानिंग इन द सेंस सिलेबस कैसे कवर करना है, उसका भी एक प्लानिंग बनना होगा। वो तो आपको अपने से बनना है। यू हैव टू मेक योर ऑन प्लान कि कितना दिन में क्या पढ़ाई करेंगे, वीकली, वीकली 7 डे, वीकली वीकली का एक प्लान बनना होगा, 1 वीक में क्या करना है, डे 1 में, और मंडे क्या करेगा, ट्यूसडे क्या करेगा, वेनसडे क्या करेगा। तो जैसे एक एक दिन का एक प्लान बना देंगे। और रिवीजन का टाइम कब होगा, प्रैक्टिस करने का कब, मतलब थियरी टॉपिक, थियरी पढ़ने के लिए कितना टाइम स्पेंड करेंगे, रिवीजन के लिए कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस कब करेंगे उसके लिए कितना होगा, और आगे मॉक टेस्ट अटेंड करना है तो वो भी। जैसे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो टाइम निकालना होगा, वो सारे चीज हमको पहले से प्लान करके उसके हिसाब से आगे प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो प्रैक्टिस कैसे करना है। नाउ व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट। वी हैव अ मॉक टेस्ट, बट आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है मॉक टेस्ट में, है ना, बट मॉक टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंस है। तो मॉक टेस्ट हेल्प्स टू improve योर स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो टेस्ट सीरीज अटेंड करने का स्पीड है ना बढ़ेगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, और यार एक्यूरेसी बेटर हो जाएगा। मतलब टेस्ट अटेंड करने का जो एक्यूरेसी का बात कर रहा हूं, मतलब राइट आंसर चूज करने का जो एक्यूरेसी है, राइट आंसर चूज करने का एक्यूरेसी वो बेटर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, यू कैन बेटर मैनेज योर टाइम, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जो स्कोर आ गया, सोच लेना हमारा, इवन हमारा मॉक टेस्ट में यू आर रीचिंग 60 प्लस हो गया, तो डेफिनेटली आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस आएंगे, क्योंकि मैंने काफी टाइम बोला है 60 प्लस आएंगे तो हमारा सिलेक्शन भी होने का चांस है। वो तो ऐसे ही है। देखो स्कोर एक दिन में सीधा 30-40 से 50-60 में नहीं जाएगा। और मे बी 30-40 आना बहुत इजी है, 40 में 50 आना ठीक है, डिफिकल्ट है और टाइम लगेगा। पर वो 50 से 60 आना, जितना आप 50 तक आने के लिए मेहनत किया है, उससे डबल मेहनत करना होगा वो 50-60 बनने के लिए। मैंने कभी वो जो एक है ना, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसाइन बोल्ट। डिड यू हार्ड अबाउट उसाइन Yes, sir. बोल्ट? में भी पता होगा, सबको Yes, पता sir. है, वर्ल्ड Yes, sir. वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट, Athletes. बेस्ट एथलीट वर्ल्ड में। अभी तक का जो स्पोर्ट्स में उनसे बेस्ट एथलीट नहीं है, Yes, sir. है ना, उनसे बेटर नहीं है कोई एथलीट। और स्पोर्ट्स पर्सन का बात करेंगे, उनका अचीवमेंट के आगे अभी तक कोई नहीं है। अगर इवन हम सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर को कंपेयर करेंगे, नो, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है, सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है ना, इवन ब्रेकबल रिकॉर्ड्स हैं, इवन फ्यू रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ब्रेक हो गया, है ना, नंबर ऑफ सेंचुरीज, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज इन वन डे। वनडे क्रिकेट मैच में अभी सचिन तेंदुलकर नहीं है ना, किसका है, हु मेड विराट मैक्सिमम, कोहली. विराट कोहली को है। मतलब ब्रेक और है,
और आगे टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज और टोटल नंबर ऑफ रन्स, वो बहुत, है ना, नियर नियर तक आया है। जो ब्रिटिश, है ना, इंग्लैंड का बैट्समैन है ना, कौन था, एक तो है, इट्स वेरी नियर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का जो नियर में है, आ, नाम तो मैंने भूल गया, मतलब मे बी अनदर 1 or 2 ईयर में सचिन तेंदुलकर का काफी रिकॉर्ड ब्रेक होने का चांस है। और वो कोहली, है ना, बेसिकली जो रिटायर किया ना, वो रिटायर नहीं किया है। तो सर जो रूट जो रूट इज वेरी नियर टू सचिन तेंदुलकर इन टोटल नंबर पूरा ऑफ जैसा रन्स। 2000। मुझे लग रहा है कि 1,500 रन्स का पीछे है कुछ। ठीक है, अनदर 1 or 2 ईयर अगर वो खेलेंगे तो सचिन तेंदुलकर का टोटल नंबर ऑफ रन्स, वो तो मैं, अलग बात है। बट उनका जो बात कर रहा है, हुसैन बोल्ट, है ना, वर्ल्ड में मोस्ट, है ना, आइकॉनिक स्पोर्ट्स इवेंट है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में सोच लेना, हमारा एक ही एथलेट है, एक ही एथलेट को गोल्ड मिला है ना, जावलिन थ्रो में। सिर्फ हमारा पूरा हिस्ट्री में वन एथलेट गॉट, है ना, स्पोर्ट एथलेट का बात कर रहा, एथलेट्स में ओनली वन गोल्ड मेडल मिला है। तो सोच लेना, उसाइन बोल्ट को 3 ओलंपिक्स में, 3 इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। वो तीनों ओलंपिक्स, आई मीन तीनों कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनका नाम में है। एक ओलंपिक्स में नहीं है, 1 ओलंपिक्स में हो गया, सेकेंड ओलंपिक्स में हो गया, अनदर ओलंपिक्स 2004, 8 और 12, जैसे मुझे लग रहा है ये 3 ओलंपिक्स में, नहीं तो 2008, 12 और 16, जैसे 3 ओलंपिक्स में 3 इवेंट, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 100 मीटर इंटू 4 रिले, 3 इवेंट में 3 ओलंपिक्स में। जैसे एक ही इवेंट में भी 3 ओलंपिक्स में किसी को गोल्ड नहीं मिला है। तो उनका जो रिकॉर्ड काफी है। बट उनका एक स्टोरी है, मैंने स्टोरी देखा था, वो उनका एक इंटरव्यू में वो बोला है, वो उनके नाम में है वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे लग रहा है कि 9.54 सेकेंड में कुछ वो 100 मीटर रन किया है, 9.56 और 54 मुझे लग रहा है। बट वो ऐसे बोला है कि उनका जो स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस कर रहा था, वो प्रैक्टिस करने के टाइम में 10 सेकेंड के नीचे जो टाइम बनने के लिए 4 साल 5 साल तक वो प्रैक्टिस किया है। हर बार 10 सेकेंड के ऊपर, 10.2, मतलब 10.02, 10.08, 10.1, 10.2, जैसे सेकेंड जो टाइमिंग चल रहा है, तो वहां से 10 सेकेंड के नीचे टाइम में वो 100 मीटर रेस के लिए 4 साल 5 साल का जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में आया है, बोल रहा है। और देखो, हमारा कंट्री में कोई 10 सेकेंड के नीचे रन नहीं किया है अभी तक। हमारा कंट्री का हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं है लेस देन 10 सेकेंड में रन, है ना, रनिंग कंप्लीट नहीं किया 100 मीटर। हमारा कंट्री में अभी जो नेशनल रिकॉर्ड कुछ आया है 10.2 सेकेंड या 10.3 सेकेंड का है। मुझे लग रहा है कि 10.2 कुछ है, लग रहा है। ठीक है, तो देखो, ऐसे इतना, है ना, बिगर एथलेट 4 साल 5 साल एक अचीवमेंट के लिए मेहनत किया है, तो क्या है, रिजल्ट आ रहा है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे 2 महीने पढ़ाई करके, 1 महीने पढ़ाई करके हमारा रिजल्ट आना है, आएंगे, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना। तो वो है, तो क्या है, कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू स्टडी तो करना है। नाउ टारगेट जो मॉक टेस्ट का, तो ऐसे कि इनिशियल टाइम में 1 or 2 मॉक टेस्ट डेली अटेंड करना, सॉरी वीकली अटेंड करना है, वीकली बात कर रहा है। इनिशियल टाइम में जब हम स्टार्ट किया है, तो अगर वन अटेंड करेंगे मे बी ऑन संडेज, एक बार एक मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे तो भी ठीक है। तो स्कोर तो बहुत कम होगा, तब हमको समझ में आएगा ना हमारा, है ना, हमारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेस, है ना। इनिशियल टाइम में हमको समझ में आएगा कि हमारा कैसे है स्कोर, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो वन की जगह में 2 अटेंड कर सकता है। और हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 3 to 4 मॉक टेस्ट अटेंड कर सकता है वीकली, एटलीस्ट 3, वीकली 3 मॉक टेस्ट, 3 टाइम्स, या अल्टरनेटिव डेज में मॉक टेस्ट अटेंड करना है। ठीक है, और लास्ट एग्जाम के पहले डेली डेली अटेंड करना है एटलीस्ट 1,
बिफोर एग्जाम, तो वो प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्प करेंगे। नाउ कैसे रिवाइज करना है, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। ये चीज मैंने क्लास में भी काफी बार बोला है कि कैसे रिवाइज करना Yes. है। अ प्रूवन रिविजन साइकिल, ये तो मैंने काफी टाइम बोला है। कैसे रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है, ये तो एरिया बिल्कुल आप लोग एक भी नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। अगर सिर्फ ये वाला जो पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे 1 ईयर के लिए, आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। 1 साल तो फॉलो करना है। तो फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स तो करना है। मैं तो ये वाला पॉइंट तो बोला नहीं अभी तक। मैंने ये बोला है अगर आप एक टॉपिक स्टडी किया है वीकेंड में, है ना, उसी वीक में लास्ट में क्या करना है, वो टॉपिक रिवाइज करना है। मतलब आफ्टर 7 डेज वो टॉपिक रिवाइज करना है। मतलब 1 वीक में जितना हमने स्टडी किया है वो वीकेंड में रिवाइज करना है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन के बाद देखो अभी 2 बार हमने पढ़ चुका है। एक बार स्टडी किया है टॉपिक, कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। 1 वीक के बाद आफ्टर 7 डेज वो टॉपिक हमने रिवाइज किया है। अभी 2 बार तो हो चुका है। नाउ नेक्स्ट रिवीजन आफ्टर 1 मंथ करना है ना। 1 मंथ के बाद फिर से हमको ये टॉपिक, है ना, पहले 1 मंथ के पहले जितना हमने स्टडी किया है एक दिन पूरा वो टॉपिक सारे रिवाइज करना है। मे बी एक दिन पूरा लगेगा, मे बी 1 और 2 डेज लगेगा। बट जितना भी हमने लास्ट 1 मंथ में स्टडी किया है वो सारे चीज हमको कवर करना है। अभी देखो 3 बार तो हो गया हमारा रिवीजन। नाउ यू कैन रिवाइज एवरी 2-3 मंथ्स। आगे 2-3 महीने में ये सारे टॉपिक कंटिन्यू रिपीट रिपीट रिवीजन करके 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 जाना है हमारा सिलेक्शन होने का टाइम तक। हमारा सिलेक्शन होने का टाइम तक। और आगे जो फाइनल रिवीजन होगा, जो फाइनल रिवीजन होना है लास्ट 15 to 20 डेज बिफोर द एग्जाम। तो फाइनल रिवीजन कब होगा, 15 to 20 डेज बिफोर एग्जाम हमको फाइनल रिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब लास्ट 2-3 हफ्ते में हमको सारे एरिया रैपिड रिवीजन करके कवर करना है, जितना भी कंफ्यूज्ड एरिया है। जो हमने पहले जो डिस्कस किया था ना, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को हमको अलग से नोट्स बनना है। जो, है ना, जो है ना डिफिकल्ट कंसेप्ट जो है, आपको जो भी डिफिकल्ट लगेगा, तो आपको लग रहा है कि कुछ एरिया और आगे कवर करना है, नहीं तो एग्जाम के पहले थोड़ा और ज्यादा फोकस करना है, जैसे काफी एरिया होगा, वो तो सबका अलग होगा। कुछ लोगों को कुछ एरिया ज्यादा इजी है, जैसे एबीजी एनालिसिस या मेडिकेशन कैलकुलेशन। तो मेरे हिसाब से वो मुझे रिवीजन, है ना, 6 मंथ में एक बार करेंगे तो भी मुझे याद होगा। बट कुछ लोगों को वो याद थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो लगेगा कि ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम के पहले ऑन द डे बिफोर एग्जाम वो टॉपिक थोड़ा कवर करना है। तो जैसे जो भी है वो लास्ट लास्ट में रिवीजन करना है। ठीक है। रिमेंबर, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन द सेंस डेली टेस्ट का बात कर रहा है, मॉक टेस्ट का बात कर रहा है। ठीक है। और एनालाइज, हाव टू एनालाइज योर स्कोर। और सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, जितना भी रॉन्ग क्वेश्चंस है। रॉन्ग क्वेश्चंस हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, उसको, हमारा जो बेटर ऑप्शन ये है कि वी कैन बुक मार्क। तो जितना भी रॉन्ग क्वेश्चंस है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो जैसे आपको लग रहा है कि मुझे बाद में वो क्वेश्चन थोड़ा फिर से देखना है, सारे क्वेश्चंस को इनिशियली स्टार्टिंग से ही बुक मार्क करके जाइए। वो Yes, सारे sir. क्वेश्चन बुक मार्क Practice. करके जाइए। तो यू कैन मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। एक तो 3-4 हजार के क्वेश्चन लिस्ट बना सकता है। हमारे पास 21 क्वेश्चन है, 21 + 1000 क्वेश्चन है। वो लास्ट लास्ट में प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके पास 2-3 हजार क्वेश्चन है या 3 हजार क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा कंफ्यूज्ड है, वो 3 हजार क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको 1 वीक में कवर कर सकता है। 500 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 500 क्वेश्चन अगर आप एक दिन अटेंड करेंगे लास्ट में, तो 6 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो, है ना, वो 500 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपको लगेगा 2 घंटे। 2 आवर 3 आवर टाइम में हो जाएगा। क्योंकि वो एग्जाम अटेंड करने का जैसा नहीं है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3 घंटे में तो हो जाएगा। तो मतलब 3 आवर आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए यूटिलाइज करना है लास्ट में।
मैं ये नहीं बोल रहा कि लास्ट में सारे 20,000 21,000 25,000 क्वेश्चन अटेंड करना है, वो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी है। क्योंकि 80 सॉरी सोच लेना 60-70% हमको पता है क्वेश्चन, तो वो नॉन क्वेश्चन को बार बार है ना प्रैक्टिस करने का जरूरी नहीं है ना। एक पेपर में आपको शायद 20-30 क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी 50 क्वेश्चन आपको इजी होगा। वो इजी वाला क्वेश्चन को रिपीट रिपीट करने का जरूरी नहीं है ना एग्जाम के टाइम में, और उसके पहले हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या है, वो बुकमार्क क्वेश्चन वहां जो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। फिर आगे इम्प्रूव करना है, तो मतलब वो क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, वो कंसेप्ट फिर से क्लियर करना है, उसका रैशनल क्या है वो क्लियर करेंगे, फिर से बाद में वो टेस्ट पेपर रिपीट करना है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो ये सारे एक्टिविटीज में कंटिन्यूअस है ना प्रैक्टिस होना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है। और कुछ, एनीथिंग एल्स? और कुछ? No, sir. Yeah. अभी जो है प्रिपेयर No. जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि आजकल जीके और एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है ना काफी ज्यादा है। क्योंकि पुराना टाइम में ऐसा था कि नॉर्थ सेट है ना सिंगल स्टेज में चल रहा है। 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, वो 200 में 180 नर्सिंग सिलेबस से आ रहा था, और ओनली 20 जीके और करंट अफेयर से आ रहा है ना। वही 180 में 200 में सिर्फ 20 है। तो अगर ये 20 में हमको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो भी ये 180 में हमको कवर कर सकता है, अगर हम ज्यादा स्ट्रांग है हमारा एरिया में। तो ये 20 का उतना ज्यादा रोल नहीं है, रोल तो है बट उतना ज्यादा नहीं है। बट आजकल क्या हो गया, जो प्रिलिमिनरी में कर दिया 100 में, वो 80 हो गया, 100 में 20 हो गया। 100 में 20 मार्क अभी जीके और करंट अफेयर्स और बाकी जो एरिया का नॉन नर्सिंग एरिया का बचा रखा है। अभी तो ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना इसमें हमको सिलेक्शन मिलना मुश्किल है। तो ये जो एरिया डेफिनेटली हमको इम्पोर्टेंस देना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना है प्रिलिमिनरी के लिए। तो डेफिनेटली 30-40 मिनट्स है ना डेली, एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली क्या करना है, जीके और अदर एरियाज, मतलब जीके, करंट अफेयर्स और मैथ्स रीजनिंग जैसे एरिया के लिए रखना है। वो तो काफी है अगर 30 मिनट्स रखेंगे। 30 मिनट्स में ऐसे कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड करेंगे, और एक नोटबुक है ना उसका भी रखना है। वो नोटबुक में हर दिन में 2-3 पॉइंट्स होगा जो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना, जो थोड़ा बहुत है ना प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसे न्यूज को थोड़ा सा मेंशन करके रखना है ना, 2-3 होगा एक दिन में, जैसे कभी कभी एक भी नहीं होगा। जैसे 2-3 पॉइंट्स आएंगे, तो जैसे है ना 2-3 महीने में कितना होगा, 200-300 पॉइंट्स होगा। वो तो बीच में है ना थोड़ा रीड करना है, और एग्जाम के पहले उसको थोड़ा रेफर करना है। तो जैसे डेली थोड़ा टाइम है ना ये जो एरिया के लिए भी स्पेंड करना होगा। और एडिशनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, और मेनली अवार्ड रिलेटेड जितना भी रीजन अवार्ड्स है ना, हमारा अर्जुना अवार्ड्स है, और क्या बोलेंगे पद्मा अवार्ड्स है, फिर मूवी से रिलेटेड अवार्ड्स है, और स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स है। फिर अदर इंटरनेशनल अवार्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्या बोलेंगे, नोबेल प्राइज का जो है। ठीक है, वो सारे चीज अभी जो आने वाला, जो एग्जाम्स में फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हेल्थ पॉलिसीज वगैरह कुछ है, कुछ न्यू अपडेशंस आया है तो वो भी एग्जाम्स में आ सकता है। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स है ना वो भी कवर करना है। उसके लिए डेली टाइम देना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ये नहीं है कि एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत देख लेंगे, आजकल उसके लिए भी अलग से थोड़ा टाइम रखना होगा। तो क्या है, प्रिलिमिनरी में वो ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो नॉर्सेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे होना है, हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि सबसे है ना डिफिकल्ट एरिया है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि नॉर्थ सेट में कभी कभी क्या है, स्पेशली स्टेज 2 में लंगती क्वेश्चंस होगा, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा।
है ना। तो जैसे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, मे बी आंसर इजी है, क्वेश्चन तो इजी होगा बट क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा है, तो वो पूरा रीड करना है। जब हम रीड करेंगे तो टाइम तो लगेगा ऐसे ही। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस। अगर हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कहाँ इंपॉर्टेंट टर्म रखा है। हर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ना, प्रायोरिटी, नॉट, इनकरेक्ट, है ना। जैसे काफी चीजें जो इंपॉर्टेंट एरियाज रखा होगा, वो क्या है आइडेंटिफाई करना है, उसको फोकस करके फिर आंसर चूज करना होगा। तो वो हमारा प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत बन जाएगा। ठीक है। अदर देन दैट, जब हम नॉर्सेट एग्जाम देंगे, क्योंकि नॉर्सेट में अभी एक और इश्यू हो गया, वो तो सेक्शन वाइज हो गया। 20 क्वेश्चन है, ओनली 18 मिनट्स है। तो हमारे पास 1 मिनट भी टाइम नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। और वन क्वेश्चन वी डोंट हैव, है ना, 1 मिनट। तो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर सोच लेना ज्यादा लेंथी है, ने रीड किया और थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, और सोचेंगे बैठ के, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, फिर आगे कोई एक आंसर देंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले हम्म, लिया, वो भी लेंथी है, वो भी रीड कर रहे हैं और थोड़ा सोच लेंगे क्या है आंसर। और दो क्वेश्चन अटेंड करने का टाइम में 5 मिनट हो गया। फिर दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो भी अटेंड कर दिया। और जैसे फिर आगे 10th क्वेश्चन हो गया, वो भी थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजी ड्रग कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। उसका भी कैलकुलेशन सब करके करके 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। मतलब 15 मिनट में 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन अटेंड किया है। बाकी 10 क्वेश्चन बचा है, 5 मिनट, 3 मिनट बचा है। क्या करेंगे, दो तीन क्वेश्चन अटेंड करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मिस करेगा। अभी प्रॉब्लम है कि शायद लास्ट क्वेश्चन दो तीन है ना, वन लाइनर क्वेश्चन होगा, वो ऐसे ही कर रहा है ना। लास्ट में दो तीन क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने वो रीड भी नहीं किया है, हमारा टाइम लॉक हो गया, तो फिर वो अटेंड नहीं करेंगे। तो क्या करना है, रीड करेंगे, अगर लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो। इधर उसको क्या करना है, मार्क करके, मार्क वाला ऑप्शन है ना नॉर्सेट में, मार्क करने का ऑप्शन है, नहीं है नो कोई सर, नहीं है। अभी नहीं है मार्किंग, मार्क करने, क्वेश्चन मार्क करने का कि कौन सी अटेंड बाद में रेफर करने के लिए ऑप्शन रखा नहीं है। नो सर, ऑप्शन नहीं हाँ है, बट आप उसमें दिखेगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हाँ, किया वो है। वही, हाँ ओके। तो हाँ, वो तो समझ में आएगा ना कि मतलब एनीवे आपको अटेम्प्टेड क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को डिफरेंशिएट यस कर सर। सकता है ना। हाँ यस सर। जी। तो क्या करना है, उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे, अगर वो भी डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजिंग है, छोड़ दो, थर्ड में जाओ। ठीक है। अगर पता है तो आंसर करो, फोर्थ में जाओ। और कैलकुलेशन वाला है, लग रहा है कि अ, पता होगा शायद आंसर मिलेगा बट कैलकुलेट करना है, टाइम लगेगा, क्या करना है, उसको स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे। जैसे ही 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, इवन 15 मिनट के पहले आप लास्ट क्वेश्चन को अटेंड करेगा, देख लेंगे। मे बी 10 क्वेश्चन तो आप आंसर किया, 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया, लास्ट क्वेश्चन तक आ गया, अभी भी 4-5 मिनट बचा है, वो भी अटेंड करके आपको अभी 6-7 क्वेश्चन और अटेंड करना है। तो आप देख लेंगे, बाकी वापस आएंगे वो डायरेक्ट कैलकुलेशन, हाँ ये कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि वो करेंगे तो मिलेगा, 1-2 मिनट में वो कर दिया। बाकी दो तीन क्वेश्चन है, रीड करेंगे, अगर आंसर मिलेगा, नहीं तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, कोई अटेंड करेंगे, छोड़ देंगे। ये तो फॉलो करना है। तो जैसे फॉलो करेंगे तो टाइम का इश्यू नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा, उसको पकड़ के जैसे सोचकर 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 बैठेंगे तो हमारा टाइम जाएंगे। ठीक है। तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 30 टू 45 सेकेंड्स ऑन ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इनिशियली। तो स्टार्टिंग टाइम में वो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसको ज्यादा फोकस करके नहीं बैठना है। अवॉइड ब्लाइंड गसिंग बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ब्लाइंड गसिंग भी अवॉइड करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ना। काफी एग्जाम में आप लोग क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। अभी ये रिसेंटली कुछ एग्जाम में भी किसी ने बोला था पूरा अटेंड कर दिया, तो क्या हो गया, नेगेटिव हम्म, में बहुत मार्क चले गए।
है ना, ऐसे चल रहा है। तो क्या करना है, अगर नेगेटिव मार्क है ना, अभी इसमें देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग चल रहा है। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करना है, क्वेश्चन रीड करेंगे। अगर सोच लेना यू कैन कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। क्या करना है, अगर सोच लेना 4 ऑप्शन है, यू हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन में आपको पता है ए आंसर करेक्ट नहीं है, सी भी बिल्कुल नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर बी या डी, है ना, बी या डी करेक्ट आंसर है। तो क्या करना है, क्या करना है, कोई एक ऑप्शन में जाएंगे। ये जो केस में क्योंकि 1/2 ऑप्शन है ना, 50-50 चांस है, 50% चांस है आपके पास। अगर आप बी सेलेक्ट करेंगे शायद 50% वो सही होगा। ठीक है, अगर सोच रहे ना जैसे आप 4 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, सेम 50-50% वाला 4 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उसमें प्रॉफिट, फायदा क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 क्वेश्चन सही होने का चांस है तो 2 क्वेश्चन गलत होने का चांस है। अगर आप 2 क्वेश्चन सही करेंगे यू विल गेट 2 मार्क, अगर आप 2 क्वेश्चन सही करें गलत करेंगे आपका जाएगा 0.6 मार्क। तो फिर भी आपके पास है ना 1.3 का फायदा है ना, समझ में आ गया, आ गया मैं क्या, यस सर। जो बेनिफिट है आपके पास, है ना, 1.3 बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जैसे 2 ऑप्शन अगर पता है कि 100% वो आंसर नहीं है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली जैसे वाले क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर आपको 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन नहीं है, इफ यू कैनॉट एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, इवन 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर नहीं सकता है, तो फिर बेटर एलिमिनेट करो, मतलब वो क्वेश्चन को छोड़ दो, लीव द क्वेश्चन कंप्लीटली, ब्लाइंड गेसिंग विल डिस्ट्रॉय योर मेरिट रैंक। तो जैसे बिल्कुल अवेयरनेस और आइडिया नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन अटेंड करके जाएंगे, तो आप ऐसे वाला क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, आप 4 अटेंड करेंगे तो मे बी 3 गलत हो जाएगा, है ना, उसमें 3 1 मार्क, और यहाँ भी 1 मार्क, तो प्रॉब्लम क्या है, 0 मार्क, आपको मार्क नहीं मिलेगा। और उससे ऐसा सिचुएशन में क्या है, इवन उससे भी ज्यादा गलत होने का चांस है, तो आपका स्कोर माइनस में जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली वन आंसर तो चूज कर सकता है। रिजर्व द फाइनल फ्यू मिनट्स टू रिव्यू द मार्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है ना, 20 में आपने 15 क्वेश्चन अटेंड किया है, 5 क्वेश्चन तो छोड़ दिया, ठीक है, 18 मिनट्स आपके पास जो टाइम है प्रिलिमिनरी में, और आप 15 मिनट में ये तो कंप्लीट किया है, 3 मिनट बचा है। जो लास्ट 3 मिनट में जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस को रेफर करेंगे और थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में और आंसर देंगे। ठीक है, ये है, टाइम विल मैनेज इज सक्सेस हाफ अर्न। ठीक है, नाउ गोल्डन रूल फॉर नॉट सेट सक्सेस। गोल्डन रूल्स क्या है, नो द कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, वो तो हमको पता है सिलेबस क्या है, सिलेबस ज्यादा कुछ सोचने का जरूर नहीं है। नर्सिंग सिलेबस जो है बीएससी नर्सिंग में जो भी है वो तो पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न भी पता है, प्रिलिमिनरी है, फाइनल एग्जाम है, उसका स्कोरिंग सिस्टम भी हमको पता है। ठीक है, सारे डिटेल वी नो। ठीक है, बट वो तो अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एरिया से जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नर्सिंग कंसेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग फैट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग नर्सिंग कंसेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग फैक्ट। ये नहीं है कि हम सारे है ना मेमोराइज करेंगे, यू कांट मेमोराइज एवरीथिंग, है ना, हमारा नर्सिंग में जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में काफी जो टॉपिक्स हैं और पॉइंट्स हैं, सब कुछ मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास उतना मेमोरी कैपेसिटी नहीं है, मेमोरी स्पेस नहीं है, यू कांट है ना मेमोराइज एवरीथिंग। तो क्या करना है, यू हैव टू यू हैव टू क्लियर अबाउट द कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, उसका रैशनल अगर पता है, वो आंसर आपको अपने आप आएगा। अगर विदाउट नोइंग द फैक्ट और कंसेप्ट, अगर आप सारे मेमोराइज करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएगा, तो एग्जाम के टाइम में आंसर नहीं मिलेगा। तो बेटर क्या है, कंसेप्ट, नर्सिंग कंसेप्ट है ना सारे क्लियर होना चाहिए, कोर नर्सिंग कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने हमेशा बोल रहा कि हमारा फिजियोलॉजी क्लियर होना चाहिए और सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पता होना चाहिए।
तो क्या है, एग्जाम्स में आंसर्स मिलेगा। और सॉल्व 150 to 200 एमसीक्यूज डेली। फिर आगे क्या है, डेली प्रैक्टिस। तो कितना प्रैक्टिस करना है, 150 to 200 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा देंगे। एग्जाम के पहले वो 300 कर देंगे, और 300 से ज्यादा भी कर सकता है। इवन यू कैन प्रैक्टिस अप टू 500 क्वेश्चंस। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर हो जाएगा। ठीक है। और टेक रेगुलर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फिर आगे मॉक टेस्ट भी रेगुलरली लेना है, एटलीस्ट 1 to 2 मॉक टेस्ट लेना है वीकली। और एग्जाम के जो पहले, वो तो 3-4 मॉक टेस्ट तो लेना होगा वीकली। ठीक है। और रिवाइज शॉर्ट नोट्स रिपीटेडली। जो मैंने बोला था ना, जो की पॉइंट्स का जो एक नोट्स बना देंगे। की पॉइंट्स आपने की कंसेप्ट आप सेपरेट बनाया होगा कुछ नोट्स, उसको बीच बीच में रिवाइज करना है। फोकस ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स एंड कॉमन क्लिनिकल सिनेरियोस। मैंने अभी कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स मेंशन किया है ना हर सब्जेक्ट में, उसको बीच बीच में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जैसे टॉपिक्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कलर कोड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एबीजी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ईजीजी इंपॉर्टेंट एरिया है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है ना, इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट एरिया है ना। तो जैसे एरियाज को बीच बीच में रेगुलरली है ना कवर करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। इम्प्रूव स्पीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। तो ये प्रैक्टिस का जो स्पीड है, मतलब ये प्रैक्टिस से थ्रू आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है ना स्पीड है ना, 10 सीजीएस अटेंड करने का स्पीड बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा। और साथ में एक्यूरेसी मेंटेन भी करना। ये नहीं है कि स्पीड इंक्रीज करने के जगह में ज्यादा गलत हो रहा है, वो नहीं होना है। स्पीड इंक्रीज होना है, उसके साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी गेस वर्क ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव चल रहा है 1/3, तो इसलिए अननेसेसरी गसिंग अवॉइड करना है। अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो गस करेंगे, 1/2 पॉसिबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है करेक्ट आंसर का। अगर दो ऑप्शन का भी कंफ्यूजन नहीं है, और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन है, और इवन 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर नहीं सकता है, तो क्वेश्चन को अवॉइड कर लेना, अटेंड नहीं करना। स्टे कंसिस्टेंट, स्टडी एवरी डे रादर देन इन लॉन्ग इरेगुलर सेशंस। दिस इज वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने काफी टाइम बोला है क्लास में। स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी होना है, रेगुलर स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि है ना 2 हफ्ते पढ़ाई करेंगे, फिर 2 हफ्ते है ना फेस्टिवल फंक्शन प्रोग्राम जैसे उसके पीछे जाएंगे। नो यूज ना, कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवरी डे प्रिपेयर करना है। स्टडी एवरी डे रादर दैन इन लॉन्ग इरेगुलर सेशंस। इरेगुलर सेशन का मतलब वही है। ठीक है। तो मे बी आप लॉन्ग सेशन में देखो, एग्जाम के टाइम में और कुछ वैकेंसी आ गया, तो फिर पूरा फुल टाइम स्टडी कर मे बी, दिन रात है ना, पूरा 20 आवर्स दिन में है ना, एवरी डे है ना, 15 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो जैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं 2 हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते पढ़ाई करेंगे, एग्जाम हो गया, फिर आराम कर रहे अनदर 3-4 महीने, या 2 महीने 3 महीने आराम कर रहा है। फिर 2-3 महीने के बाद दूसरा वैकेंसी आ गया, फिर से शुरू करेंगे, तो क्या फायदा है, आपने जो पहले मेहनत किया वो सारे चले गया। आपको फिर से जीरो से शुरू करना होगा, नहीं तो है ना, नहीं तो 2 से शुरू करना है, जीरो नहीं होगा, 2 होगा। आपने 5-6 तक आया था, बट गैप आने की वजह से वो 2 में वापस चले गया, फिर से वहां से शुरू करना है। आप 6-7 में आएंगे तो फिर से एग्जाम हो गया, 6-7 तक आ गया, फिर से आप छोड़ देंगे, है ना, एग्जाम हो गया ना, अगेन वापस आएंगे 2-3 में। उसमें है ना पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा। इफ यू नीड अ सिलेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। यू शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है। नाउ टॉपर्स फॉर्मूला, व्हाट मी सजेस्टिंग, मैंने पहले भी काफी बोला है, डायरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देना है थियरी में, और कंसेप्ट लर्निंग इन द सेंस थियरी पढ़ने के लिए हमको मैक्सिमम टाइम देना है। मतलब अगर 1 डे का अगर हम कंसिडर करेंगे, एक दिन में जितना टाइम है उसमें 40% टाइम कंसेप्ट स्टडी करने के लिए हम यूज करेंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जब हमने स्टडी करके जा रहे हैं, तो इसी एक्टिविटी के लिए मतलब कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमने 40% टाइम स्पेंड करेंगे, और अनदर 20% टाइम रिवीजन के लिए स्पेंड करना है। ठीक है, आगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपको पूरा ये 40 + 20 60% आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और अनदर 30% टाइम आपको प्रैक्टिस करना है डेली। मतलब 10 आवर है, तो 6 घंटे अगर आप 10 आवर डेली पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, 6 आवर आपको तैयारी पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए यूज करना है। मे बी 4 घंटे आप तैयारी कंसेप्ट पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे आप रिवीजन करेंगे, 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। और अनदर है ना 1 आवर आपको मॉक टेस्ट अटेंड करना है, एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, टाइम इसके हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। मैं 10 घंटे के हिसाब से बोला है, 10 से ज्यादा भी यूज कर सकता है। सक्सेस इन नॉरसेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, बट बाय हाउ कंसिस्टेंटली यू रिवाइज। देखो, ये नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे आप 20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो पूरा महीने में ऐसे ही है, छुट्टी लेने के बाद, है ना, और कुछ नहीं कर रहे, पूरा महीने में पूरा स्टडी कर रहा है। मे भी सिलेक्शन आएगा और नहीं आएगा। और अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे तो नहीं होगा। सिलेक्शन मिलने का चांस बहुत कम है, 1 महीने का पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी होना है। मैं पहले से बहुत बार अभी बोला है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज करना है, इवन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। और और हमारा वीक एरिया क्या है, एनालाइज करना होगा। एनालाइज करके हमारा मिस्टेक्स जो भी है उसको फिर से रेक्टिफाई करना है। जो भी मिस्टेक हम कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे, और हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया को स्ट्रेंथन करना है और बेटर करना है। इस टाइप में आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है। सो हमारा जो मोटो, मैंने हमेशा ये चीज बोल रहा है ना, 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। कंसिस्टेंसी, तो मैं आज सबसे ज्यादा यूज किया है, मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ड यूज किया होगा ना, स्टार्टिंग से मैंने यही बोला है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क और टाइम तो देना होगा। और आगे बट वो टाइम कंटिन्यूअसली देना है, ये नहीं है कि कुछ टाइम तक हार्ड वर्क करेंगे फिर छोड़ देंगे, वो नहीं है। कंटिन्यू हार्ड वर्क एंड पेशेंस। डेफिनेटली पेशेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप 1 एग्जाम देंगे फर्स्ट टाइम, में भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर छोड़ के, अरे मेरे से नहीं होगा सोचकर अगर छोड़ के जाएंगे, तो आगे नो पॉसिबिलिटी फॉर ए सिलेक्शन, है ना, 0 चांस है। आपने बंद कर दिया, फिर कहाँ चांस है, पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0। प्लान स्मार्ट, प्लान स्टडी स्मार्ट, प्रैक्टिस स्मार्ट, अचीव बिग। ठीक है, ये है। तो हर चीज स्मार्ट होना है, स्मार्ट इन द सेंस बेटर प्लान होना चाहिए। वी शुड बी बेटर प्लान, हमारा प्लानिंग बेटर होना है। ठीक है, बेटर प्लानिंग इन द सेंस वो टाइम शेड्यूल से लेकर हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, तो क्या है, हमारा सिलेक्शन तो आएगा। ठीक है, इतना है। थैंक यू। दिस इज अबाउट नॉट सेट और नॉट सेट प्रिपरेशन। भी हमने थोड़ा बहुत देखा है कि नॉट सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। दिस इज अबाउट नॉट सेट, बट अदर एग्जाम्स में, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी वही यही पैटर्न फॉलो करना है, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहाँ सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होगा। सिलेबस इन द सेंस एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा अलग होगा, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, बाकी तो सेम चलता है। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, अचीव योर ड्रीम।
तो फोकस्ड होना है, फोकस्ड इन द सेंस यू शुड हैव अ टारगेट, एक अम्बिशन होना है ना, उसके लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करना है, कंटिन्यू स्टडी करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, और वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और वो पेशेंस होना चाहिए कि रिजल्ट आने का टाइम तक पढ़ना है, पढ़ाई करेंगे, वो माइंड सेट होना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा।